This is NDTV, and you're watching Classics. नमस्कार, सफारी इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं जंगलों का, जहां हम आपको हर बार की तरह मिलवाएंगे तेजी से गायब होते हुए जानवरों से और साथ में उन लोगों से जो इन जानवरों को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आज बात कुछ ऐसे जानवरों की जिनकी पूरी नस्ल ही खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। तिब्बती भेड़िया, स्नो लेपर्ड, रेड पैंडा और पिग्मी हॉग, इनके नाम आपने शायद न सुने हों, और अगर जी जान से कोशिश न की गई तो ऐसा वक्त भी दूर नहीं कि इनको ना तो फिर कोई देख पाए और ना ही सुन सके। हम असम के पिग्मी हॉक कंजर्वेशन सेंटर में हैं। पिग्मी हॉक एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति है जो पहले तराई इलाके में यानी उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम और नेपाल में पाई जाती थी, मगर अब ये सिर्फ असम के मानस नेशनल पार्क में पाई जाती है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सेंटर के उद्देश्य क्या हैं, इस प्रजनन कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं और पिग्मी हॉक को बचाए रखने का क्या महत्व है। इस सेंटर का मकसद सिर्फ पिग्मी हॉक का ब्रीडिंग ही नहीं, बल्कि तादाद बढ़ जाने पर उन्हें उनके प्राकृतिक घर पहुंचाना भी है, जहां से वे गायब हुए हैं। जंगली सुअर की नस्ल का ही होता है पिग्मी हॉग। जैसा नाम वैसा आकार। कितना भी वक्त गुजर जाए, इसकी कद काठी में खास बदलाव नहीं होता। नन्हे पिग्मी हॉग हमेशा 5-6 की झुंड में रहते हैं। एक मादा पिग्मी हॉग साल में एक बार अप्रैल से लेकर जून के बीच में 4 बच्चों को जन्म देती है। जमीन पर बना ये घास का घोंसला चिड़िया का घर नहीं, बल्कि पिग्मी परिवार का ठिकाना है। लेकिन बिगड़ते पर्यावरण और बढ़ते शिकार के कारण अब पिग्मी गायब होने लगे हैं, क्योंकि ये इतने नाजुक होते हैं कि पर्यावरण में ज़रा सा बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए मुश्किल भरा काम था पिग्मी हॉक को करीब से देखना। सेंटर ने बड़ी सावधानी से घास का ढेर लगा दिया, जहां से हम छुपकर पिग्मी हॉक को देख सकें। पिग्मी हॉक भी कम चालाक नहीं। सूंघने की शक्ति इतनी तेज होती है कि सबने मिलकर हमें चंद मिनटों में ढूंढ निकाला। पिग्मी हॉक का ये ब्रीडिंग और संरक्षण कार्यक्रम केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय, असम वन विभाग, जेरल्ड डरल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट और IUCN मिलकर चला रहे हैं। 1996 में सेंटर ने इसकी शुरुआत 6 पिग्मी हॉक के साथ की थी। इससे पहले भी ऐसी कोशिशें की गई थीं, पर वे सब नाकाम रहीं। पहले इस योजना में 12 पिग्मी हॉक शामिल किए जाने थे, लेकिन नाकामी के अनुभव और पिग्मी हॉक के शेड्यूल 1 जानवर होने के कारण मंत्रालय ने सिर्फ 6 हॉक पकड़ने की इजाज़त दी। अब सेंटर की कोशिश से 6 पिग्मी हॉक की संख्या बढ़कर 69 हो गई है। ऐसे कार्यक्रम में सबसे बड़ी समस्या इनब्रीडिंग की होती है। इनब्रीडिंग तब होती है जब एक ही परिवार के जानवर आपस में मेट करते हैं। इससे नस्ल कमज़ोर होने का खतरा है। हर पिग्मी हॉक के कान के नीचे सुई की मदद से माइक्रोचिप लगाई जाती है, जिससे हर हॉक को एक अलग पहचान मिल जाती है। पिग्मी हॉक्स जल्दी ही इंसानों से दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन इसी आदत की वजह से उन्हें वापस पार्क में भेजना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि इनके पास रखवालों के अलावा किसी और को फटकने नहीं दिया जाता। पिग्मी हॉक्स को कुछ खाना प्लेटों में दिया जाता है, बाकी घास और मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है ताकि वे खोदकर खाने की आदत न भूल जाएं।
पिग्मी हॉक ज्यादातर जड़ें और कीड़े आदि खाते हैं। बाड़े के भीतर लंगड़ा रहे इस पिग्मी हॉक को किसी तरह पकड़ा गया। डॉक्टर गौतम नारायण ने फौरन जांच करके उसके पैर का इलाज किया। कोशिश यही रहती है कि हॉक को 10 मिनट के अंदर छोड़ दिया जाए, क्योंकि ज्यादा देर तक पकड़कर रखने से वो घबरा जाते हैं और उनका तापमान बहुत बढ़ जाता है। अब अगला कदम यही है कि पिग्मी हॉक को जंगल में भेजने के लिए तैयार किया जाए, जिसे वाइल्ड लाइफ की भाषा में सॉफ्ट रिलीज कहा जाता है। इन्हें पहले से बड़े बाड़े में ले जाया जाएगा, जहां खाना भी खुद ढूंढना होता है, ताकि कीपर्स पर वह निर्भर ना रहें। ये शाकाहारी होते हैं, इसलिए जंगल में छोड़ना ज्यादा आसान है, क्योंकि उन्हें शिकार करने की कला नहीं सिखानी पड़ती है, बल्कि सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि शिकारियों से कैसे बचा जाए। डॉक्टर नारायण ने हमें बताया कि डर जाने पर पिग्मी हॉक जोर से चीखते हैं। इनकी चीख को डॉक्टर नारायण रिकॉर्ड कर लेते हैं और उन्हें कुत्ते या इंसान की गंध मिलने के वक्त सुनाया जाता है, ताकि वे समझ पाए कि ये एक खतरनाक गंध है और होशियार हो जाएं। सॉफ्ट रिलीज तब तक चलती है जब तक इस बात का भरोसा नहीं हो जाता है कि वो अब अपना ख्याल रख सकते हैं। पूरी प्रक्रिया में कुछ महीनों का समय लग सकता है। यहाँ तक कि जिम्मेदारी सेंटर की है। वन विभाग की जिम्मेदारी ये है कि उन मैदानी इलाकों और ग्रासलैंड्स की हालत फिर से सुधारे, जहाँ पिग्मी हॉक्स को बसाया जाना है। एक चुनौती और भी है, ऐसे कार्यक्रमों के लिए पैसे जुटाने की। अब आप पूछेंगे कि आखिर पिग्मी हॉक को बचाया जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? There are certain species which are more important in certain ecosystems. कुछ जानवर औरों के मुकाबले हमारे प्राकृतिक वातावरण में ज्यादा अहमियत रखते हैं। इससे मेरा मतलब ये है कि उन पर आसपास होने वाली तब्दीलियों का ज्यादा और ज्यादा जल्दी असर पड़ता है। वो खुद को माहौल के मुताबिक आसानी से ढाल नहीं पाते, इसलिए उन्हें संकेतक प्रजाति भी कहा जाता है। यानी उनसे ये इशारा मिलता है कि माहौल किस हाल में है। जो जानवर ज्यादा आम होते हैं उन पर जरा के बदलावों का असर नहीं पड़ता, इसलिए इन संवेदनशील जानवरों को बचाना और भी जरूरी है, ये जानने के लिए कि पर्यावरण में कोई गड़बड़ी नहीं है। जंगल का माहौल बहुत ही पेचीदा होता है और आसानी से ये पता नहीं किया जा सकता कि उसमें किस किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं। इसका असर बाद में बाकी जानवरों पर भी पड़ना है और इस तरह हमारा अस्तित्व भी परोक्ष रूप से इन पर निर्भर करता है। Dynamic species, but also becomes a question of human survival in the end. आज पिग्मी हॉक गायब हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसी तरह नजरअंदाज करते रहें तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब गैंडे और हाथी जैसे बड़े जानवर भी गायब हो जाएंगे। पिग्मी हॉक एक चेतावनी है कि हमारे मैदानी इकोसिस्टम में कुछ गड़बड़ है। ये मैदानी इलाके बारिश का पानी सोखकर मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। अगर ये बचे रहेंगे तो फायदा हम सबको होगा। When you have a good wetland or grassland or forest, they act like a sponge and absorb the moisture and keep releasing the moisture in form of small rivulets throughout the year. जब एक हरा भरा जंगल या घास का मैदान होता है तो वो बारिश का पानी सोख लेता है, जिससे नमी बनी रहती है और इसी से साल भर पानी की व्यवस्था भी बनी रहती है। यदि जंगल नहीं होंगे तो वर्षा के समय बाढ़ का सामना करना होगा और उसके बाद सूखे का और अकाल का भी। आप देखें तो बारपेटा में खेती की पैदावार तो बहुत बढ़ गई है, जबकि दिमाची में ये कम हो रही है। इसी वजह से तलाश करें तो पाएंगे कि बारपेटा में पर्यावरण को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इसके चारों ओर मानस पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट है, इसलिए जंगलों पर बहुत कम असर पड़ा है। जबकि दिमाची में उद्योग की वजह से बड़ी तादाद में जंगलों की कटाई हुई और वहाँ के खेत रेतीले हो चुके हैं। पहली बार वहाँ भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा पहले पूर्वोत्तर में कोई सोच भी नहीं सकता था। Agricultural fields, particularly along the rivers, have become completely silted, and the production of these fields have gone down. So for the first time, as I believe, in the northeast, you have starvation-like situation, which was completely unknown in northeast in the past. असल बात यह है कि इस पर्यावरण को नुकसान कोई और नहीं बल्कि हम और आप पहुंचा रहे हैं। इंसान की बढ़ती आबादी को अपने लिए ज्यादा जगह चाहिए,
और इस चक्कर में काटे जाने लगते हैं जंगल, लेकिन गायब होते हैं जानवर। गुवाहाटी में पिग्मी हॉक की हालत देखने के बाद हम चलेंगे एक ऐसी जगह जो दुनिया भर में अपनी चाय के लिए मशहूर है, यानी दार्जिलिंग।